हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सिक्स क्लास जियो का 7th चैप्टर करेंगे, हमारा देश भारत। तो आज जो हमारा चैप्टर है इसमें हम भारत के बारे में देखेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। मतलब भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो काफ़ी बड़ा है। उत्तर में ये हिमालय से ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। जब हम भारत को देखते हैं, भारत का मैप है ना, तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलते हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी। तो पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। मतलब कि उत्तर में जो है हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, इधर जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है वहाँ पर, और पश्चिम में अरब सागर जो गुजरात राजस्थान मतलब इस वाले क्षेत्र में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब जितना भी एरिया है, जब हम भारत का जो मैप बनाते हैं तो उसमें मतलब जो भी भारत का जो मैप बनाया जाता है उसमें जितना भी सारा एरिया है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। मतलब जब हम ऐसे करके भारत का जो विस्तार देखते हैं तो वो 3200 किलोमीटर, और जब पूर्व से पश्चिम तक हम देखते हैं 2900 किलोमीटर आता है। पूर्व अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात तक। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मारुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। तो मतलब भारत में हर प्रकार की जो स्थल रूप विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा, संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। मतलब कि जो एकता होती है वो हमारी परंपरा में दिखती है। इस जितनी भी भिन्नताएं हैं सभी में एकता, भले ही भारत में इतनी विभिन्नताएं पाई जाती लेकिन फिर भी सभी लोग एकता के साथ रहते हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। 2011 से अब तक की भारत की जो आबादी है 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हालांकि अभी जो जनगणना होगी उसके बाद पता चलेगा कि भारत जो है वो दुनिया का पहला मतलब सबसे बड़ा देश है जहां पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये अभी तक 2011 की अगर सेंसस देखें तो उससे अकॉर्डिंग 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या होती है। प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग होता है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। प्रायद्वीप उस एरिया को हम कहेंगे जो 3 तरफ से पानी से घिरा होगा। अब देखिए भारत की स्थिति कहाँ पर है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये है हमारी पृथ्वी, ये है उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर। तो भारत, ये है भूमध्य रेखा। तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है इस लोकेशन में। कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर और देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो भारत का विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। मतलब जो पश्चिम से लेकर यहाँ से पूर्व तक का जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? पूर्वी गोलार्ध में। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार है भारत का। 29 डिग्री के कारण यहाँ पर 2 छोर पर स्थित स्थानों के समय में बहुत अंतर हो जाता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। हमने जैसे पहले देखा था कि जो भारत की जो GMT है मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जो टाइम लाइन है जिसके ज़रिए जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया गया है, तो उसको अगर हम देखें तो भारत के जो पश्चिमी देश हैं और पूर्वी कंट्री से उनका डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये अलग अलग देशांतरों और अक्षांशों पर देशांतरों पर स्थित होते हैं ऐसे, क्योंकि डिग्री होती है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसी वजह से जो अंतर हमें देखने को मिलता है। तो भारत के भी अलग अलग जो स्थान है उसमें कम से कम 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। हर एक जो 1 डिग्री देशांतर है उसके लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में
सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। जो पूर्व का जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर सुबह सूर्य जल्दी उग जाता है, निकल जाता है, और जो इधर गुजरात है यहाँ पर लेट निकलता है 2 घंटे बाद। हमने पढ़ा था कि 82.5 डिग्री जो पूर्व देशांतर है उसके स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। अब देखिए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ये हमारे भारत का मैप, इसमें आप देख सकते हैं पड़ोसी कंट्रीज़। ये भारत है, यहाँ पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, इधर तिब्बत है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये नीचे होगा श्रीलंका। उसके साथ ये है मालदीव, ये भी है श्रीलंका, ये और मालदीव ये है। ठीक है, तो ये भारत की जो पड़ोसी देश हैं इतने सारे हैं, इनकी जो मतलब स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है भारत के साथ। यहाँ पर भी ये भारत की लोकेशन है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है बांग्लादेश में, आप ऐसे याद कर सकते हो, और इधर गुजरात वाली साइड में अरब सागर है। दक्षिण में जब हम साउथ में देखते हैं तो समुद्र में 2 द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं। जो पाक जल संधि है या उसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मतलब पानी का वह भाग जो 2 स्थल भागों को अलग करता है या आपस में जोड़ता है, अलग करता है ना, तो उसको जल संधि कहा जाता है। तो ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है। इसकी राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन इस तरह से किया हुआ है। ये है भौतिक जो होता है, मतलब फिजिकली मैप जो होता है, ये है भारत का, जहाँ पर पहाड़, पर्वत, पठार वगैरह दर्शाए जाते हैं। तो इसमें अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं यूनियन टेरिटरी यूटीज़ हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है ये हिमालय की जो श्रेणी है, यहाँ पर हिमालय, यहाँ पर हमें उत्तरी मैदान देखने को मिलते हैं। फिर इधर प्रायद्वीपीय पठार है या दक्कन का पठार, इधर मारुस्थल है ना, तो यहाँ पर भी पर्वत देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग भौतिक भाग हमें भारत में देखने को मिलते हैं हर एक तरह के। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान, अगर जिसका एरिया देखें हम किसी स्टेट का, तो सबसे बड़ा है राजस्थान और छोटा है गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है, मतलब पहले भारत को राज्यों में बांटा, ये है भारत, इसको राज्यों में बांट दिया। अब आगे राज्यों को भी जिलों में बांटा हुआ है। जिलों में भी आगे तहसील, फिर होते हैं ब्लॉक, है ना। तो इस प्रकार से जो स्थानीय सरकारें हैं वो भी अपना शासन चलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले जलोढ़ निक्षेप देखिए क्या है कि नदियों के द्वारा जो बहुत महीन मिट्टी होती है जो कि लाई जाती है और बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, तो वो होती है जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है उसे। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता, सरिता मतलब नदी है, इसका पर्यायवाची है। एक नदी जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है, अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। जैसे हम देखेंगे ये गंगा नदी जा रही, यहाँ पर यमुना मिली, यहाँ पर सोन मिली, है ना। तो ऐसे जो भी यहाँ पर पुनपुन मिल गई नदी, ऊपर से भी जो आती हैं राम गंगा हो गई, और भी जो नदियाँ आती हैं, है ना। तो अगर वो आपस में मतलब ये है गंगा है बड़ी नदी, इसमें ये छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलेंगी, अपना पानी यहाँ पर विसर्जित करेंगी, तो इट मीन्स कि ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए भौतिक विभाजन कैसे है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ जो है अलग अलग प्रकार की हैं। पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ पर्वत है हिमालय पर्वत। हिमालय का मतलब क्या होता है? बर्फ़ का घर। हिम मतलब बर्फ़, आलय मतलब घर, इसका मतलब बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी शिखर है। सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो वो इसमें पाई जाती है सबसे पहले ट्रांस हिमालय। उसके बाद इसी श्रृंखला में जो है फिर उसके बाद मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय आता है, जिसमें हिमाद्री के जो दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर पाए जाते हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम आपको देखने मतलब सोचने हैं कौन से हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। जो हिमालय है उसको भी 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है। पहला ट्रांस, दूसरा ग्रेट, तीसरा मिडल, चौथा शिवालिक। तो ये है ट्रांस, ये है ग्रेट, ये है मिडल, या लेसर हिमालय भी बोलते हैं इसको, और ये है शिवालिक। तो सबसे जो दक्षिण में कौन सी हिमालय श्रेणी मतलब कौन सा पर्वत है? शिवालिक की।
हिमालय में दक्षिण के हिमालय के जो दक्षिण है उसमें भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल है और सपाट है। मैदान क्या होता है, मैदान बिल्कुल प्लेन होते हैं, जो प्लेन एरिया होता है। एक होते हैं पहाड़ ऐसे ऐसे बने होते हैं ना, तो दूसरा होता है प्लेन। ये मैदान समतल और सपाट है। मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। मतलब जो कृषि है यहाँ पर मैदानों में संभव होती है, तो ये उनको उपजाऊ भूमि देते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, मतलब जनसंख्या इनमें अधिक देखने को मिलती है, इसी वजह से कि यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और उपजाऊ भूमि मिलती है मैदानों में। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल है, मतलब भारत का जो मरुस्थल है सबसे बड़ा डेजर्ट। यह शुष्क, गर्म और रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। जो एरिया रेतीला होता है, सूखा होता है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सिर्फ जो कंटीले मतलब कांटे वाले जो होते हैं ना, जिन पर कांटे लगे होते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे उगते हैं, वैसी वनस्पति होती है। आपने राजस्थान में देखा होगा कैक्टस नाम का पौधा या फिर बबूल का पेड़, तो उसमें क्या होता है, कांटे लगे होते हैं, तो उनको क्या कम पानी की ज़रूरत होती है और तापमान जितना भी हो वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो जो भारतीय मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है, जो वो राजस्थान में है। तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेतीली जगह होती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार। प्रायद्वीप क्या होता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। ये जो भारत का एरिया है ना, ये वाला, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे। यहाँ पर अरेबियन सी है, इधर हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, इधर भी पानी, इधर और इधर, तो इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा गया है। इसका धरातल भाग जो काफ़ी ऊंचा नीचा है, मतलब काफ़ी ऊंचा नीचा है, इसको उबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां पाई जाती हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो हमने अरावली पर्वत, ये बहुत पुराना और रेजिडुअल माउंटेन इसे कहते हैं। ये बहुत ही पुराना अरावली पर्वत है, मतलब सबसे पहला जो पर्वत श्रेणी बनी थी वो अरावली थी। ये विश्व की सबसे पुरानी है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। विंध्या जो हम मध्य भारत में जब देखते हैं, ये है विंध्या, ये है सतपुड़ा। तो इसमें ये एक रिफ्ट वैली है, तो इसमें नर्मदा नदी बहती है और यहाँ पर तापी नदी। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री है, उसको सह्याद्री भी कहा जाता है, और पूर्व में पूर्वी घाट है। जैसे ये देखिए, ये प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसको वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट या सह्याद्री जो घाट भी बोला जाता है, और यहाँ पर पूर्वी घाट। पश्चिम घाट में का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट जो है बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला, लौह, अयस्क की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पश्चिमी घाट के जो पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। और जो पूर्वी तटीय मैदान है काफ़ी चौड़े हैं। मतलब जो हम मैदान देखते हैं जब ऐसे, हाँ, ये है प्रायद्वीप पठार। यहाँ पर जो कोस्टल एरिया, यहाँ पर जो पश्चिमी घाट पाए जाते हैं, और यहाँ पर पूर्वी घाट, यहाँ पर इसके साथ ये मैदान भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ के जो पश्चिमी घाट के मैदान है वो थोड़े संकरे हैं, मतलब नैरो हैं, और यहाँ के जो है वो ज़्यादा चौड़े हैं। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से घाट के मैदान ज़्यादा चौड़े हैं, तो पूर्वी घाट के मैदान चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टे का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब देखिए प्रवाल क्या होते हैं। प्रवाल जो होते हैं जिनको पॉलिप्स कहा जाता है, समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मान लीजिए मृत्यु होगी, तो उसने अपना जो कंकाल छोड़ दिया, तो उसी तरह समुद्री जंतुओं के जो कंकाल, उसको प्रवाल कहा जाता है, जिससे कोरल रीफ बनती हैं। यह जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की जो वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिप्स ये हैं।
काफ़ी बढ़ते बढ़ते ऊंचे होते जाते हैं। इसी प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं और ये प्रवाल द्वीपों को दिखाते हैं। आप देख सकते ये ऐसे प्रवाल द्वीप बने हुए। जो हमारा लक्षद्वीप है तो वो भी यही एक प्रवाल द्वीप है। मतलब कि जो लक्षद्वीप है वो ऐसे ही जीवों को जो पॉलिप से बना हुआ है, जो बाद में काफ़ी ये ठोस होते जाती हैं। इनके जो कंकाल होते ठोस होते जाएंगे और ऊपर ढेर लगता जाएगा, तो इसी तरह ये मतलब काफ़ी ठोस जगह बन जाती हैं। अब देखिए भारत में जो द्वीप समूह हैं जिसके बारे में हमने बात की थी, 2 द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप है अब अरब सागर में, और केरल के तट से कुछ दूर प्रवाल द्वीप है। जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीप है। ये देखिए ये भारत का मैप है, ये मतलब कि प्रायद्वीप एरिया है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार, और इधर ही मालदीव नीचे भी श्रीलंका के नीचे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के अनुसार मतलब ये पता कर सकते हैं आप, जो वहाँ पर 2004 में सुनामी आई थी तो काफ़ी एरिया प्रभावित हुआ था अंडमान निकोबार का। तो जो द्वीप है अंडमान निकोबार, तो वो मतलब वो डूब गया था एक तरह से, मतलब पूरा तो नहीं, मतलब उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। वहाँ पर सुनामी आई थी, वो पानी में जो द्वीप है ये डूब चुका था। और सुनामी जो है इस पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक बच्चा उसने कविता भी लिखी, आप पढ़ सकते हैं इसको। सुनामी क्या होती है? जब कई समुद्र में जब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो, और वो किसी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं, है ना। तो मान लीजिए ये समुद्र है, नहीं हम मैप देखते हैं भारत का, ये भारत का मैप है, यहाँ पर समुद्र है। तो मान लीजिए जब यहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें आएंगी तो क्या होगा, तो ये सारा पानी इधर तटों की तरफ जाएगा, इधर कोस्ट की साइड। तो क्या होता है, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो 2004 में जो सुनामी आई थी उसने काफ़ी ज़्यादा अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, वहाँ पर मतलब बहुत नुकसान हुआ था। तो मतलब सुनामी एक जो होती है ये सागरीय तरंगें होती हैं जो कि समुद्र तल पर जो भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। मतलब कि भूकंप आता है एक तरह से, समुद्र में जब भूकंप आता है तो समुद्री जो सागरीय तरंगें होती हैं वो काफ़ी बड़ी ऊंची उठती हैं और उनकी वजह से ही सुनामी आती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बेसिक सा ही था। मतलब जैसे हमने देखा कि भारत की लोकेशन क्या और भारत में कौन कौन सी जो विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।